नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे। इसका भाग 3। हमने 2 भाग इसके पढ़ लिए हैं। काफ़ी लंबी कहानी है, इसलिए हम इसको 3-4 भागों में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली कहानी में जाना कि लतिका को गिरीश दिखता है, मतलब उसे याद आती है गिरीश खाकी हैट लिए हुआ खड़ा हुआ है। और फिर उससे वो बात करती है, तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया, मतलब पिछली यादें आ रही है। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया, मेजर बन गए हो, लड़कियों लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कहूंगी, कभी नहीं आया। वह कभी नहीं आया। वरुण उसका लाल फूल लाए हो न झूठे। खाकी कमीज की जिस जेब पर बैच चिपके थे उसी में से मुसा हुआ बरुस का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है। हाउ क्लमजी। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। उसे फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखा। वह मुड़ी और इसमें पहले कि वह कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट छाप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। गिरीश ने उस बिंदी को अपने ओठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपना दोनों हाथों से समेट लिया। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कमाऊं। यह सब नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगी। लतिका सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया। न, मैं कुछ नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा। ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है। वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, बल्कि वह जो गिरीश नहीं कह रहा है, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट, लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का सर पियानो के स्वरों में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। हॉर्बर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे, ध्यान मग्न, प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए, क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपने साथी बनाया है। हॉर्बर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर ओठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रम से मंद पड़ने लगा। हॉर्वर्ड की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने के से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आकांक्षा से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब कुछ लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मिडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ भी देर पहले धुंधार बादल गरज रहे थे। सारा पानी में भीगा ठुठुर रहा था। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। विपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे झुंड बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौने घंटा पड़ा था और उनमें से कोई लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे हुए क्षणों में अनुशासन के घेरे के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकती। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर
एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा। कॉरिडोर के जंगल पर अपनी छड़ी लटका कर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2 सालों से मिस लतिका ही रह रही है। और डॉक्टर मुखर्जी? फादर का ऊपरी ओठ तनिक खिंच आया। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते? 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी ठीक है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या सोचती है, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकती है। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा मिस लतिका। डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्ची थोड़ी ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एलमंड अपने दिल की दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एलमंड कुछ हतप्रभ हो गए। बात टालते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती है मिस लतिका और मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? बेचारा तो अब नहीं रहा। उसे मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर एलमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उसने आगे और कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पिटती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वे डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड अपनी लतिका का रोना ले बैठे। आगे बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से उठाया और ऊपर साफ खुले हुए आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला। मिस वुड, क्या अब क्या बारिश होगी? हर्बर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चौंध चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा कि जैसे किसी ने अचानक से ढेर सी चमकीली उछलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत के सुर रुई के छुई मुई रेसों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी मांदी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने का प्रयत्न वह अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। हॉर्बर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चितवन चिरंतन खामोशी की आंख अंधेरी खोह में निकलकर बाहों फैली नीली धुंध को काटता नराजता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है। मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो अपने आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती, मिटती नहीं, इसलिए मरकर भी जीवित है। दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसी ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ क्षणों में कोई बात छिपा रहा है। उसकी आंखों में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा था। कौन सी ऐसी बात है जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं सक्की मिजाज होता जा रहा हूँ और बात कुछ भी नहीं। हॉर्बर्ट ने देखा, लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन हल्की आसमान और सफ़ेद पेटियां चमक रही थी। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका से गुलाबों के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कैंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं। कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा सा मुस्कुराकर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर हॉर्बर्ट। हॉर्बर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी है। आप
अभी यही है। हॉर्बर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुई थी। कुमायूनी लड़कियों की तरह लतिका का गला गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया, मानो बहुत धोने पर भी गुलाब के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रहे हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रही हैं। सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर हॉर्बर्ट? अभी तक तो यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भी भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटती हुई पगडंडियों के नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली। चीड़ के पत्ते हर झोंक के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। हॉर्बर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उमड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे। फिर हवा में बह निकलते। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना अजला आंचल खोल कर समूचे शहर को अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हॉर्बर्ट की सांस चढ़ गई थी। वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब से वे पोलो ग्राउंड के चैंपियन को छोड़कर मिलिट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका हॉर्बर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठ बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए मिलिट्री तक चली आती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ के ढके देवदार वृक्षों को देख करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गालों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वे खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए हुए रास्ते की को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती है मिस लतिका। थकान से रॉबर्ट का चेहरा कुम्हला गया। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? हॉर्बर्ट के स्वर में हल्की सी झीक का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात करना शुरू करते हैं? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो गई। खास सॉरी कोई खास बात नहीं। वो पुराना दर्द शुरू हो गया था, अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए हॉर्वर्ड छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आते थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातों एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी क्या जरूरत है? हॉर्बर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर हॉवर्ड। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। हॉर्बर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि कहीं लतिका उसे केवल दिलासा देकर देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर तो मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूँगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच में पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियाँ दूभर हो जाता है। मिस्टर हॉबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरी ओर मिलिट्री की ट्रकें कैंटोनमेंट की ओर जा रही थी। हॉर्बर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अधमूंदी सी खुल रह गई है, मानो पलक पर एक पुराना भूला सा
सपना सरक आया। मिस्टर हॉर्बर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया, उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव गिर आया। बहुत अरसा पहले मैं दिल्ली गई थी मिस्टर हॉबर्ट। तब मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। बहुत सी चीज़ें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका था। न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौनों से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली में इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने लगे थे। उनकी छाया नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिरी थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पीछे पेड़ पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुमानी के पेड़ों के आसपास बन बरुन्स के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक जाने में उन्होंने पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा लिया। मिस लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता होगा। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है, लतिका ने कहा। पहले साल अकेलापन कुछ अखरता था, अब आदी हो गई हूँ। क्रिसमस में एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमायूं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कॉर्निवाल किया जाता है। बर्फ पर स्केटिंग होती है। बिखरे रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अफसर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं। हर साल ऐसी ही होता है मिस्टर हॉर्बर्ट। फिर कुछ दिन बाद विंटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा या वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है। छुट्टियां खत्म होने लगती है। आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर हॉर्बर्ट, पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा कि हॉर्बर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिटपिटाकर चुप हो गई। उसे लगा कि मानो वह इतनी देर में पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही थी। मुझे माफ करना मिस्टर हॉर्बर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, हॉर्बर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया। लतिका हॉर्बर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर हॉर्बर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे कभी नहीं लिखा था। लतिका कुछ समझ नहीं सकी। दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई रॉबर्ट के पीले उद्विग्न चेहरे को देखती रही। रॉबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से ही मालूम होता तो रॉबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर हॉर्बर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया। उसका चेहरा सफेद हो गया। दोनों चुपचाप देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े थे। मिडोज पगडंडियों, पत्तों, छायाओं से घिरा छोटा सा द्वीप मानो एक घोंसला दो हरी घाटियों के बीच। आधा बाहो भीतर घुसते ही पिकनिक की काली आग से झुलसे हुए पत्थर, आधी जली टहनियाँ, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे दिखाई दे जाते थे। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों पर बना हुआ टूटा सा पुल, जिस पर लड़कियां हिचकोले खाती हुई चल रही हैं। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल में जलती हुई दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों की गुत्थी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांवों की ओर जाता था, जहां पहाड़ी की गोद में
शक्करपारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटों में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे रहा था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पी रहे थे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैल जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता है। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में मैं बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया? डॉक्टर ने कुछ देर तक चुपचाप लेटा रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए थे, मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती थी, कुछ भी कहने में। डॉक्टर डॉक्टर क्या आप कभी वापस वर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उस उनकी आंखें मुंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोचने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? लेकिन डॉक्टर कुछ भी तो कह लो, अपने देश का सा सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। डॉक्टर ने शिकार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं वही वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों के बाद वहां मुझे कौन पहचानेगा? इस उम्र में नए सिरे में रिश्ते जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात नहीं। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वही मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उठेगा कहीं चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो फिर भी नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में हमेशा डॉक्टर को उच्छृंखल, लापरवाह और सनकी समझती रही थी, किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। न जाने क्यों डॉक्टर ने जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, उसे याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि कोई डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता और दुख भी होता। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयाँ निकाली, फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डिब्बा उठाया जिसमें अंडों की सैंडविच और हैमबर्ड दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उड़ेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा, वह कुहनी पर सिर टिकाए चुपचाप सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैल कर मुड़ गया था, मानो किसी से मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहे हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी वाह, व्याट डू टू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी ने अपना चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का इरादा उसे घेरे हुए कभी पास आता था, कभी खींचता चला जाता था। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मिडोज में बिखर गए थे। ऊंची क्लास की लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघना सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका चीड़ के पत्ते खड़खड़ा उठते। कभी कभी कोई पक्षी अपनी सुस्त मिटाने झाड़ियों से उतरकर नाले के किनारे बैठ जाता था।
पानी में सिर डुबोता था, फिर ऊबकर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबे सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती है। मूक लहरों सी हवा में तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांककर अदृश्य संकेत कर जाता है, देखो मैं यहां हूं। लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कल रात बुलाया था। मैडम मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि कल रात वह डॉक्टर के कमरे में टेरेस पर देर तक बैठी रही थी और भीतर हॉर्बर्ट पियानो पर सोपा को नॉर्टन बजा रहा था। जूली तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा कि जूली की आंखों से अपने को बचा रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखों से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली के आंखों में जो कौतूहल था वह भय में परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर भी एक क्षण के लिए उसका हाथ कांपकर हिटक गया। लिफाफे पर उसका नाम था और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। थैंक यू मैम, मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट में जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपनी स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देख रही थी। ये क्या है? जूली का चेहरा सफेद पड़ गया। लिफाफे पर कुमायूं रेजिमेंट सेंटर की मुहर उसकी ओर घूर रही थी। कौन है ये? लतिका ने पूछा। पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाहें सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था, किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उस पर विश्वास नहीं किया था। जूली तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कांपते, उसकी आंखों में निरीह याचना का भाव गिर आया। अच्छा अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बात करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे की ओर देखा। कुछ बोलते को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका कुछ देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूसट बुढ़िया के कम हूँ? अपने स्वभाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद, कौन जाने, शायद जूली का यह प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपा रहती है। एक अनिर्वचनीय सुख जो पीड़ा के लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वार की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा है और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगता था जब ग्रीस ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंद कर सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी। उस क्षण को भय और विस्मय के नीचे भिचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो ग्रीस की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुष्प्रभ की मांदी टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से ग्रीस का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब ग्रीस ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कोई भी जब कोई अक्षर बिगड़ कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता तब वह हंसती थी और ग्रीस का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगता लतिका को लगा कि वह याद करती है, भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथ से छीन लिया जा रहा है। ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती तो
वह गुमसुम होकर सोचकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत देर दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही थी कि अभी मिल नहीं रहा नहीं है। वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता है जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोनों में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब कोई खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता है। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती? बहाना शायद करती है। उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझती रहती है अनजाने में। ग्रीस का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुराने तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेदती है जो भरता जा रहा है, खुद ब खुद उसकी कोशिशों के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की और निस्तब्ध निरीह भाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। वाट डू यू वांट, वाट डू यू वांट। तितलियों, झिंगुर जुगनू मिडोज पर उतरती हुई सांझ की छायाओं में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग करके पहचाना जा सकता था अब वे एक स्वरता की और अविरल धारा में घुल गई है। घास से अपने पैरों को पूंछता हुआ कोई रंग रेंग रहा है। झाड़ियों के झुरमुट से पैरों को फड़फड़ाता हुआ झपटकर कोई ऊपर से मुड़ आ जाता है। किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर जैसे अंधेरी सुरंग में सब झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो और उसके देर तक उसमें सीटियां और पहियों की चित्कार गूंजती हो। पिकनिक कुछ देर तक चलती, किंतु बादलों की तरह एक दूसरे पर चढ़ जाया रही थी। पिकनिक का सामान बटोरे जाने लगा। मिडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियां मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। अपने संग वे अजीब सो गरीब अजीबो गरीब चीजें लाई थी। किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थी। किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर छोटी सी बैत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमाल में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बालस्ती भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें मिस वुड ने से छिपाकर एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्के सड़क तक 3-4 फर्लांग की चढ़ाई थी। लड़कियां हाँफने लगी। मुखर्जी सब से पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ युगीन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? और डॉक्टर ने नाटकीय मुद्रा को देखकर लतिका के ओठों पर एक थकी सी मुस्कान का थकी सी ढीली ढीली मुस्कान बिखर गई। प्याले के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधे पर लटकते हुए थर्मस को उतार कर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ जा रहे हो डॉक्टर? कहीं दिखाई दिए? दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है कि मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है या करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस में काफी से मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती थी, लेकिन किसी किस्मत से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के खूबसूरत प्रेम प्रसंग कम वक्त इसी नींद के कारण अधूरे रह गए। इस दौरान में जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर रोड
के संग चढ़ती हुई चीड़ और बाज के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगी। मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर झुका लिया हो। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत, भागती हुई गलियार गिलहरियों से लगे रहे थे, मानो किसी की टोह में स्तब्धता ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर हॉर्बर्ट पिकनिक पर नहीं आए? डॉक्टर मुखर्जी टार्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ भी सुना ही नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे धीरे खांसा। पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि हॉर्बर्ट की छाती का दर्द मामूली नहीं। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चली जा रही थी। यह मेरा महज शक है, शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेकार होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। आपने हॉर्बर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक कुछ नहीं कहा। हॉर्बर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए साहस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगता है उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया। उन्होंने प्रक्षेप मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर लतिका का स्वर भर्राया हुआ था। क्या बात है मिस लतिका, आप रुक क्यों गई? डॉक्टर क्या मिस्टर हॉवर्ड? लतिका पर हॉर्बर्ट ने अपनी टॉर्च की बुद्धिमत्ता रोशनी लतिका पर दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और वह रह रहकर पत्ते सी कांप उठी है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती है। कुछ नहीं डॉक्टर, मुझे कुछ याद आ गया। कहानी अभी काफी बाकी है मित्रों। अभी कम से कम 10 मिनट का वाचन और रह गया है, कम से कम। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गई। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर उन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे अजनबी अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन यह कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। उस अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतैले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुना ही नहीं देता था। लतिका हड़बड़ा कर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी, किंतु उस रात बारिश तक देर नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस पकड़नी थी, इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई, उस समय कुमायूं रेजिमेंटल सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकिए को दोहरा कर के लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में लग गया। पिकनिक कैसी रही मेम साहब? तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो हॉर्बर्ट साहब की
तीमामदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर में सटा हुआ बैठा रहा था, अब वे गायब हो गए हैं। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अधमुंधी आंखें खुल गई। क्या हॉर्बर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालत में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था, वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। हॉर्बर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गई। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों, सब प्रश्नों पर कुंजी लगा दी। मानो दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दैया को छू लिया था। अब वह सच सुरक्षित थी। कमरे की चार दीवारी के भीतर उसे कोई नहीं पकड़ सकता। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज उसमें तकाजा था। अब वह अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उलाहना नहीं, सब खिंचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है। उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते हुए पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कड़ाने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते, जैसे कोई बाहर से धीमी धीमी खट खट कर रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरे में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी सी स्वर सुनती रही। कब वह भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया उसे पता नहीं चला, अर्थात उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद उसको लगा कि सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कुछ चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाज धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने में डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह तीन चार सीढ़ियां नीचे उतरी, लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगले पर हॉर्बर्ट ने अपना सिर रख दिया था। उसकी एक बाह जंगले के नीचे लटक रही और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। हॉर्बर्टा, हॉर्बर्ट ने डॉक्टर हॉर्बर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। हॉर्बर्ट ने अपना चेहरा ऊपर किया। हिसकी की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोर गया। हॉर्बर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हुए हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा था। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी एयर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हॉर्बर्ट हिचकिचाने के लिए बीच बीच में गुनगुना उठा। हॉर्बर्ट प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने हॉर्बर्ट के लटखटाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छायाएं डगमगाने लगी। इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देवर इज ए गर्ल हु लव्स मी। हॉर्बर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर से टकराए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? हॉर्बर्ट सहसा इतने जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसुनान सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर तक हवा में गूंजती रही। डॉक्टर हॉर्बर्ट डॉक्टर को एकदम हॉर्बर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे झींक आई। हॉर्बर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं हॉर्बर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। हॉर्बर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे किसी कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे पर वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। हॉर्बर्ट कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हॉर्बर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर हॉर्बर्ट की टाई उतारने लगा तो हॉर्बर्ट अपनी कुहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हॉर्बर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से हॉर्बर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट हॉर्बर्ट। गुड नाइट डॉक्टर। हॉर्बर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर हॉर्बर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया।
किंतु हॉर्बर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकहरी हो जाती, तब उसने उनके पीछे चांदनी बुझती हुई आंखों के धुएं सी आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपसे मिस्टर हॉर्बर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब की बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें अब तक एक दो मरीजों के घेर घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टाल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर पुरानी फिल्म धुन बजा रहा था। आज दिन भर बादल छा रहे थे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसे ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवर्थ स्वर चारों ओर फैली हुई निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटे रोड पर किसी कुत्ते की रिरियाहट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर हॉर्बर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में। वही जो सब लोग जानते हैं, हॉर्बर्ट जिसे जानना चाहता था लेकिन जानता नहीं था। लतिका ने डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद है होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उसे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट सूखा सा विरक्त भाव भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना हमेशा जोक की तरह उसे चिपटा रहना है। यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए जब मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी, मुझे अपनी जिंदगी बेकार सी लगी। आज इस बात को अरसा गुजर गया। जैसा आप देखती है, मैं जी रहा हूँ। उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है, और यदि उम्र की मजबूरी न होती तो शायद मैं दूसरी शादी करने में नहीं सकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था? आज भी करता हूँ। लेकिन डॉक्टर, लतिका का गला रुंध आया। क्या मिस लतिका? डॉक्टर, सब कुछ होने के बावजूद क्या है चीज जो हमें चलाइए चलती है? हम रुकते हैं तो अपने रेल में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह कहना चाह रही है, कह नहीं पा रही है। अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा है, शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह आपको फादर एलमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया। अच्छा, चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफ़ी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका। गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा हुआ कुहरा सिहर उठता था। शाम को सामनान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामने जो पुरानी कॉपियाँ, अखबार और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब अंधेरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखेरने लगते थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर चल जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे से प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खिंच आई। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांसें रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली आई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबा कर रख दिया। तो मित्रों, यह थी कहानी परिंदे। काफ़ी लंबी कहानी थी मित्रों, और अगर आप इसे बिना गैप दिए यानी कि बिना स्पेस दिए पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगी। कहानी को पूरा पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छी समझ में आएगी। तो मित्रों,
भीष्म साहनी जी इसके संपादक थे। रचनाकार निर्मल वर्मा जी थे ही। साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है ये। हिंदी कहानी संग्रह नाम से भीष्म साहनी जी ने इनको जो कहानियों का संग्रह किया था, उसी में इस कहानी को उन्होंने लिया है। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आपको अवश्य बताइएगा। अगर इसमें कुछ फीडबैक की आवश्यकता है तो आप अवश्य बताइएगा। कभी कभार वाचन की प्रवाह धारा में थोड़ी अशुद्धि हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। जहाँ तक हो सके मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बार स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा कि क्या आवाज़ आ रही है और क्या हमें दिख रहा है। तो मित्रों, एक बार पुनः आपसे अशुद्धियों और किसी संभावित गलती के लिए माफ़ी मांगते हुए आपसे लेते हैं विदाई। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं।